हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस सीरीज का टीचर। तो स्टाफिंग के पार्ट 1 में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, उसके डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग था क्या, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि उसकी मीनिंग, और फिर समझेंगे कि आज का जो लेक्चर है ये कहीं ना कहीं मीनिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो समझो स्टाफिंग था क्या। स्टाफिंग इज finding the right person for the right job with the right qualification at the right time. It means कि सही इंसान को ढूंढना है जिस और सही क्वालिफिकेशन और रिक्वायर्ड स्किल के साथ। वो लोग मान लो जैसे कि मुझे एक फिजिक्स फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, तो आई नीड टू फाइंड अ पर्सन हु इज स्पेशलाइज्ड इन फिजिक्स सब्जेक्ट। तो वही है कि फाइंडिंग द राइट पर्सन, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जो स्किल्स मुझे रिक्वायरमेंट है टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब और टास्क, वो स्किल उस इंसान के अंदर होना चाहिए एट द राइट टाइम। मतलब सही इंसान को सही नौकरी पे लगाना ही क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। तो अब समझ लो कि सही इंसान को जब हम चूज करेंगे, किसी भी चीज को जब हम चूज करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, 2 से 3 या 4 से 5 क्या होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं। वी हैव मेनी चॉइसेस। इकोनॉमिक्स में हमने हर बार पढ़ा है कि हमारे पास चॉइस होता है, प्रॉब्लम ऑफ चूज, है ना। हम चीजों को चूज कैसे करेंगे, उसका एक प्रॉपर क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो ऐसे ही स्टाफिंग में भी हम क्या है, हम ह्यूमन रिसोर्स को चूज करने वाले हैं कि भाई ऐसा है कि जो लोग हमारे यहाँ काम करेंगे उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो क्वालिफिकेशन हमारे जॉब के लिए नेसेसरी है या फिर नहीं है, कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। वो रिक्वायरमेंट अगर उनके अंदर है, वो क्वालिफिकेशन उनके अंदर है, फिर तो ठीक है, आ जाओ भाई हमारे यहाँ नौकरी करने। अदरवाइज क्या है, आप मेरे लिए वेस्ट हो। तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रॉपर एक क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल टेस्ट है, इंटरव्यू होता है, ओरल एग्जामिनेशन वगैरह होता है, ये सारी चीजें होती हैं उसके अंदर, है ना, बहुत सारे। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, या फिर आपका स्टाफिंग का जो प्रोसीजर है, किसी को चूज करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर है कैसा। पर जो बेसिक प्रोसीजर जो है वो हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है स्टाफिंग प्रोसेस। तो देखते हैं एक बार स्टाफिंग प्रोसेस होता क्या है। देखो स्टाफिंग मतलब क्या, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो वो एक प्रोसेस है, लोगों को कैसे हमें बेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है ना। जैसे कि मान लो कि क्लास में 10 बच्चे हैं पढ़ने वाले। अब जब जब हम एग्जाम कराते हैं, एग्जाम हम क्यों कराते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि इन 10 बच्चों में से सबसे अच्छा बच्चा कौन है, या सेकंड सबसे अच्छा बच्चा कौन है, या थर्ड आने वाला बच्चा कौन है, और कौन बच्चा लास्ट में आ रहा है। अब मान लो मुझे सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड की जरूरत थी, तो मैं 10 बच्चों का पहले क्या कराऊंगा, एक प्रॉपर टेस्ट होगा उनका। तो वो टेस्ट वहां हो रहा है कि फाइंडिंग, वहां से मुझे एक बच्चे को निकालना है जो सबसे अच्छा बच्चा है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे सबसे अच्छे इंसान को, सबसे अच्छे एम्प्लॉय को फाइंड आउट करना है, तो उसका भी एक प्रोसेस है। तो क्या प्रोसेस है, देखो पहला प्रोसेस है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि भाई जैसे मान लो मेरे पास पहले मैन पावर प्लानिंग मैंने पढ़ा था ना, स्टाफिंग में क्या था, स्टाफिंग इज मैन पावर प्लानिंग। वहां पे मैन पावर की प्लानिंग होती है कि जो काम मेरे पास है, एक्चुअली में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में इस समय कितनी वैकेंट जॉब पोजीशंस हैं, मुझे पता लगाना होगा ना कि मेरे यहाँ वैकेंसीज हैं कितनी एक्चुअली में, कि मेरे यहाँ फिजिक्स की फैकल्टी की रिक्वायरमेंट एक फैकल्टी की है कि 2 फैकल्टी की है कि 1 या 2 से ज्यादा फैकल्टी की है। तो वो मुझे मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उसी को हम बोलते हैं एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है टू परफॉर्म द पर्टिकुलर जॉब पोजीशन या पर्टिकुलर टास्क या प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, इसके बाद मैं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करूंगा। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा जॉब एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना। मतलब कि मुझे मार्केट में ये खबर फैलानी होगी, वेब पब्लिशिंग करना होगा, इंटरनेट पे मुझे दिखाना होगा, मुझे एडवर्टाइजमेंट देना होगा अखबारों में, न्यूज़पेपर्स, मतलब जहां जहां दे सकते हैं हम, इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टीवी पे ऐड देते हैं। आप देखो जैसे देखो सरकारी नौकरी.com है, तो ऐसे सब ये सब चीजें क्या है, यहाँ पे अलग अलग कंपनीज अपने जो है हायरिंग्स दिखाती हैं कि वी आर हायरिंग। आप कई बार देखते हो लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं कि वी आर हायरिंग। तो वो सब क्या है, एक तरीका होता है जैसे कि हम ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें कि आइए और हमारे कंपनी में आप फॉर्म भरिए और फिर हम आपको अपने यहाँ नौकरी देंगे। तो ये होता है रिक्रूटमेंट। अब देखो रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे पास लेके आना है, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को अप्लाई करें उस वैकेंसी के लिए। जैसे मान लो अभी यूपीएससी एग्जाम कराती है या फिर सीए एग्जाम कराते हैं, तो भाई सारे बच्चे थोड़े सीए बन जाते हैं,
कहीं ना कहीं क्या है वहां पे भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। जैसे देखो अभी आपके 12th की बोर्ड होंगे तो मे बी 15 से 20 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे वहां पे, तो क्या 20 लाख बच्चे पास हो जाएंगे? नहीं ना, एक प्रॉपर एग्जाम होगा भाई, उसका रिजल्ट आएगा, फिर क्या है उसमें से 15 लाख 16 लाख 17 लाख बच्चे पास हो गए। मैं तो चाहता हूँ सारे बच्चे पास हो जाएं। नेक्स्ट, अब देखो उसमें क्या होगा, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन मतलब क्या, एक सिलेक्शन का प्रॉपर प्रोसीजर होगा कि भैया आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका मेडिकल होगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपको नौकरी दी जाएगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद, तो वो होता है सिलेक्शन आपका। नेक्स्ट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखो ये सब अभी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में, पहले मैं ये ओवरव्यू दे रहा हूं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि मान लो कि अब आपका सिलेक्शन हो गया, आप नौकरी पे आ गए, अब ये ओरिएंटेशन मतलब होता है कि जहां पे आप काम करने वाला है वो इंसान, उसको प्रॉपर वहां के वर्क नेचर के बारे में बताना, लोगों से मिलवाना, कि एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा वर्क इन्वायरमेंट उसके लिए क्रिएट करना, एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना ही क्या कहलाता है वहां पे, एक तरीके से ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब उसको उसके काम के बारे में बताना कि भाई आप किन किन तरह के टास्क को परफॉर्म करने वाले हो, आप किस तरह के वर्क को करने वाले हो, आपका नेचर ऑफ जॉब कैसा है। नेचर ऑफ जॉब का मतलब होता है कि आप क्या क्या काम करने वाले हो, ठीक। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जिस जॉब पे वो आया है, मान लो कि वो बंदा क्लर्क है या अकाउंटेंट है, तो अब उसकी ट्रेनिंग होगी, वो प्रॉपर एक टैली या फिर वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में वहां पे सीखेगा, और उसका ओवरऑल ग्रोथ कहां देखा जाएगा, डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव से। ओवरऑल ग्रोथ का मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब है एप्टीट्यूड, उसका पर्सनैलिटी, उसका एप्टीट्यूड, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसका केस स्टडी कैसा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है उसकी, इन सब को हम देखते हैं किसमें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, जहां पे वो सीखता है। ट्रेनिंग मतलब क्या, जहां पे वो सीखेगा। ट्रेनिंग, लो ये मिट गया, ट्रेनिंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो देखो स्टाफिंग प्रोसेस था। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं कि देखो वहां पे क्या था, रिक्रूटमेंट था। देखो एस्टिमेटिंग मैन पावर प्लानिंग तो समझ में आ गया हमें, और उसके बाद क्या था, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो देखो रिक्रूटमेंट को अच्छे समझते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ध्यान से समझना। रिक्रूटमेंट क्या बताता है, इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट। यहां कह रहा है कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, इंड्यूसिंग मतलब क्या था, अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ज्यादा लोगों को बताना कि भाई आओ मेरे यहां आके अप्लाई करो, मेरे यहां वैकेंसी है। इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, टू अप्लाई करना किसके लिए, वैकेंट जॉब पोजीशन, जो वैकेंट जॉब पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए अप्लाई करना, ये कहलाता है हमारा रिक्रूटमेंट। सो अब एक बार फिर से देखो, रिक्रूटमेंट मींस इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया होगा। अब देखो एक अदर वर्ड्स में भी समझ लेते हैं, रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट सर्च है। रिक्रूटमेंट सर्च है उन पोटेंशियल लोगों की जो मेरे यहाँ काम कर सकते हैं, उनको बोलना भाई आओ मेरे यहाँ आके तुम टेस्ट दो, अगर तुम पास होते हो तो तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना ही है। तो देखो क्या, रिक्रूटमेंट मीन सर्च फॉर द कैंडिडेट, उस कैंडिडेट के सर्च करना, कैंडिडेट को सर्च करना who can perform the vacant role, who can perform the vacant role। vacant role मतलब क्या, जो vacant job position है उसको परफॉर्म कर सकता नहीं कर सकता है। एंड इंड्यूसिंग, उसे बताना कि भाई हमारे यहाँ नौकरी करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है। इंड्यूसिंग देम टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर वैकेंट जॉब पोजीशंस या वैकेंट रोल्स, कि उसको प्रेरित करना, उसको समझाना कि भाई आओ इस पे नौकरी के लिए अप्लाई करो आप आगे। तो ये देखो दो वर्ड्स में मीनिंग था। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट मींस अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव प्रोसेस है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, रिक्रूटमेंट जो है वो कैसा प्रोसेस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव क्यों है ये समझना। अभी देखो रिक्रूटमेंट के बाद हम सिलेक्शन पढ़ेंगे, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, और रिक्रूटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को आने से मना नहीं करते हैं, जितनी ज्यादा एप्लीकेशन आ सकती है उतना हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई आप आइए मेरे यहाँ अप्लाई कीजिए। तो ये पॉजिटिव प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव प्रोसेस, और थोड़ा लॉन्ग टर्म भी, मतलब थोड़ा लेंदी भी होता है। रिक्रूटमेंट जो होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, टाइम लेता है आपका, और कॉस्टली भी होता है। नेक्स्ट जो कह रहा है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट करने के सोर्सेस क्या हैं, मैं कहां से रिक्रूट करता हूं। तो देखो क्या है, इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। अब इंटरनल सोर्सेस क्या हो सकते हैं, देखो इसका तो बहुत अच्छा आंसर है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जैसे कि मैं मान लो कि एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय हैं
मतलब जैसे मान लो कि मेरे यहाँ फिजिक्स फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपने ही आसपास में जो मेरे कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे मान लो कोई मैथ का टीचर है, मे बी कि वो फिजिक्स में भी बहुत अच्छा हो, तो मैं एक बार उनसे पूछूंगा पहले कि सर क्या आप फिजिक्स अच्छा पढ़ा लीजिएगा। उन्होंने कहा हाँ सर मैं पढ़ा लूंगा अच्छे से, आप बेफिक्र रहें, एक बार मैं ट्राई करता हूँ या फिर मैं अच्छे से पढ़ा लूंगा, मैंने पहले भी पढ़ाया है। तो देखो क्या हुआ कि जो लोग मेरे यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इट मीन्स फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन, वैकेंट जॉब पोजीशन जो है मेरे यहां उसको फिल करना बाय एग्जिस्टिंग स्टाफ, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ ऑलरेडी वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उनसे ही जॉब पोजीशंस को फिल करवा लेना। तो उसके अंदर भी कुछ मेथड्स हैं, उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर द वैकेंट जॉब पोजीशन और रोल्स, पोजीशन और रोल एक ही बात होती है, समझ जाना, आर फिल्ड बाय, जो भरी जाती हैं, इंड्यूसिंग मतलब प्रेरित करके, द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, वो लोग जो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनसे ही हम क्या करते हैं, अपनी वैकेंसीज को फिल कर लेते हैं। मतलब बाहर से लोगों को नहीं बुलाते हैं, जो पहले से ही लोग हैं उनसे ही काम करवा लेते हैं। अब थोड़े इसके एडवांटेजेस समझते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, इट इज इकोनॉमिकल। जाहिर सी बात है भाई, आप एक बात बताओ, जैसे कि आप बाहर से किसी को बुलाओगे तो उसका प्रॉपर टेस्ट लोगे, पहले देखो क्या इश्तेहार दोगे बाहर, मतलब एडवर्टाइजमेंट दोगे आप, तो उसमें भी खर्चा होगा, फिर वो आएगा, उसका एक टेस्ट होगा, फिर वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसका ट्रेनिंग होगा, उन सब में बहुत सारा खर्चा होने वाला है। लेकिन इसमें क्या है, ऑलरेडी इंसान काम कर रहा है आपके यहाँ, आप उसके बिहेवियर को अच्छे से जानते हो, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ले चुका है, तो उससे क्या एक आपके पास एडवांटेज है कि वो पहले से ही आपके वर्किंग नेचर को अच्छे से समझता है और जानता है कि उसे क्या काम करना है और कैसे करना है ना। वो एक तरीके से फैमिलियर है, वो पहले से ही हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है, तो हमें उसका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ, रेफरेंस वगैरह सब कुछ अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या इकोनॉमिकल है। और देखो दूसरा फायदा क्या है, अब सोचो कि मेरे यहाँ ऑलरेडी कोई बंदा काम कर रहा है, मैंने उसको क्या किया, वो असिस्टेंट मैनेजर था, अब मैंने उसको क्या कर दिया, मैनेजर बना दिया मान लो। अब क्या हुआ, वो मोटिवेट होगा, अरे वाह मैंने अगर अच्छे से काम किया तो मैं मैनेजर बन गया। इट मीन्स जो और लोग होंगे और जो वो बंदा काम कर रहा है, दोनों जो और लोग होंगे वो क्या सोचेंगे, यार मैं भी अच्छे से काम करूंगा तो कल को मैं भी मैनेजर बन जाऊंगा। और जो मैनेजर बना है वो क्या सोचेगा कि यार मैं और अच्छे से काम करूंगा तो मैं कंपनी का मैनेजर से भी ऊपर जनरल मैनेजर बन जाऊंगा, या फिर मैं कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा, या मैं सीईओ बन जाऊंगा कंपनी का। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो मेन हेड होता है कंपनी का। तो क्या है, मोटिवेट्स द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जो लोग काम कर रहे हैं उनको दिखेगा अरे वाह, जो रामलाल था, मान लो जैसे एक बंदा है, एक रामलाल है जो पहले से कंपनी में काम कर रहा है, अब वो अचानक से क्या हुआ, जैसे मान लो आउट ऑफ 4 लोग थे भाई, 4 लोग थे, इनमें से ये जो था इसको क्या मिल गया, प्रमोशन, इसको प्रमोशन मिल गया, ये यहाँ पे आगे बैठ गया कुर्सी पे, अब ये खुश। अब ये जो बचे हुए 3 थे, इनको क्या लगा, इनको लगा अरे यार अगर मैंने मेहनत की होती और अच्छे से तो शायद इसकी जगह कौन होता, मैं होता। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये मोटिवेशन आता है कि अरे वाह अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो मुझे भी नेक्स्ट टाइम प्रमोशन मिलेगा। जैसा कि हमारे यहाँ हायरार्कीज में होता है, देखो प्रमोशन वगैरह मिलता है ना, तो जो ये प्रमोशन है, ये प्रमोशन कहीं ना कहीं टाइप ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, लेस टाइम कंज्यूमिंग। भाई जाहिर सी बात है टाइम भी बहुत कम लगता है, हम फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे यहाँ सबसे अच्छा बंदा कौन है जो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहा है। नेक्स्ट, नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग। जाहिर सी बात है देयर इज नो रिक्वायरमेंट, नॉट नहीं होगा, यहाँ पे नो होगा, यहाँ पे नॉट नहीं है, यहाँ पे नो होगा, मिटा दे रहा हूं मैं, नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ, नो की बात भी ये हटा दे रहे हैं, दा की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग। जाहिर सी बात है जो मेरे यहाँ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनका जब पहले सिलेक्शन हुआ होगा तो उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रखा होगा, है ना। वो हमारे यहाँ के वर्क नेचर से जो काम वो उनको मिलने वाला है, मे बी वो वैसा ही वर्क पहले से परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कहीं ना कहीं उनको दोबारा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। तो देखो भाई जब ट्रेनिंग नहीं हुआ, जब भाई ट्रेनिंग नहीं हुआ तो हमारा बहुत सारा पैसा भी बच गया, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये। नेक्स्ट, ये हमारे एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। जाहिर सी बात है, मैंने बोला ना, यहाँ अगर मोटिवेट होंगे, यहाँ पे अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम वो और अच्छे से काम करेंगे। क्यों, उनको पता है कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो नेक्स्ट टाइम मेरा भी प्रमोशन होगा, आई विल बी देयर, आई विल देयर, है ना, मैं वहां पे हूंगा। नेक्स्ट, अब इसका ड्रॉबैक क्या है, एक बात 2-3 ड्रॉबैक भी देख लेते हैं, मे बी की पेपर में पूछ ले। देखो, नो फ्रेश आइडिया। जाहिर सी बात है भाई, देखो ऑलरेडी आपके यहाँ 10 लोग काम करने वाले हैं, आपने उन्हीं में से एक को बॉस बना दिया या मैनेजर बना दिया, तो कहीं ना कहीं आपके पास फ्रेश आइडियाज नहीं आएंगे, वो लोग तो पहले से ही काम कर रहे हैं, कोई फ्रेश
टैलेंट नहीं आएगा, कोई नया टैलेंटेड पर्सन आपके पास नहीं आएगा, एक नई टेक्नोलॉजी वाला बंदा नहीं आएगा आपके पास। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे बैंकों में क्या होता है, आज आप SBI चले जाओ, बैंक ऑफ बड़ौदा चले जाओ, आप जितने भी गवर्नमेंट बैंक जाओगे वहाँ क्या है, वो बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, उनको वो ठीक से वो कीबोर्ड ऐसे चलाते हैं ABCD, उनको क्या है वो कीबोर्ड ठीक से चला नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं वो उनके अंदर वो एफिशिएंट स्टाफ नहीं है। उनको प्रमोशन तो मिल गया है लेकिन कोई फ्रेश नहीं है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फ्रेश नहीं है, उनके अंदर कुछ भी नया नहीं है, वो बिल्कुल ओल्ड है, वो पुराने जमाने चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन मजबूरी है, गवर्नमेंट स्टाफ लेंगे। अभी आप प्राइवेट बैंक में जाओ, आप खुद एक फर्क देख लोगे प्राइवेट बैंक में क्या होता है। समझ गए ना बात को? प्राइवेट बैंक आपको नए नए फ्रेश टैलेंट, वो फटाफट आपको चीजें बता देंगे 2 मिनट में। उन बैंकों में आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी, जबकि कस्टमर वहां ज्यादा होंगे। लेकिन प्राइवेट बैंक में क्या है, वहां पे कस्टमर कम है लेकिन फिर भी क्या है, भीड़ ज्यादा मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, वहां पे कोई फ्रेश टैलेंट नहीं है, ये उसका ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट, लिमिटेड चॉइस। जाहिर सी बात है, मेरे पास 10 या 15 या 20 या 50 स्टाफ है, मुझे उन 50 लोगों में से ही चूज करना है। बट मान लो कि मैं बाहर से जब एप्लीकेशन ले रहा हूं तो मे बी कितने लोग अप्लाई कर दें, मे बी लाखों लोग मेरे पास अप्लाई कर देंगे, हजारों लोग मेरे यहाँ वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे कि सर मैं भी करूंगा मैं भी करूंगा। तो मेरे पास हजारों टैलेंट होंगे, उन 1000 लोगों में से मुझे 10 या 15 चूज करने हैं। और यहाँ पे क्या है, मेरे पास 50 लोग हैं, 50 में से मुझे 1 या 2 या 10 या 15 चूज करने हैं। ठीक। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं इंटरनल मेथड जो होता है वो नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब आप जो लोग एग्जिस्टिंग में काम कर रहे हैं, आप उन्हीं को अगर प्रमोशन देते रहोगे तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो एक हेल्थियर एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेगा। आपके अंदर फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, आपके अंदर बाहर से टैलेंटेड पर्सन नहीं आएगा, नए नए आइडियाज नहीं आएंगे, इनिशिएटिव नहीं आएगा आपके अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं मेथड। देखो वहां तो हमने पढ़ लिया कि इंटरनल ट्रेनिंग होता क्या है, थोड़ा बहुत मैंने बता भी दिया था आपको। प्रमोशन तो मैंने बता दिया था। एक ट्रांसफर समझ लेते हैं कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के 2 ही ये मेन हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। ट्रांसफर एंड प्रमोशन आपने कई बार सुना होगा, आपके पापा, बहुत सारे बच्चों के फादर जो हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी होता है कि आपका ट्रांसफर हो जाता है अगर आपकी कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या फिर पहले से क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपने कई बार सुना होगा उनका ट्रांसफर हो गया या उनको प्रमोशन मिल गया। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं बहुत ज्यादा फैमिलियर है हमारे लिए। ठीक है ना? तो देखो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग। ट्रांसफर मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो गया, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। तो ऐसे ही अगर एम्प्लॉय है, कोई जो लोग हैं जो हमारे यहाँ वर्कर काम कर रहा है, उसका ट्रांसफर हो गया, तो मतलब वो एक जगह से वो एम्प्लॉयर या वो एम्प्लॉय दूसरी जगह पहुंच गया। समझना बात को, लिखा है शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, एक जगह से दूसरी जगह एम्प्लॉय को शिफ्ट कर देना, फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर जॉब पोजीशन। मतलब एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पे भेजा गया, लेकिन समझना वहां पे क्या है, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी चेंज नहीं हुई। मतलब कि इफ अगर मान लो वो कंपनी ए में, मान लो जैसे एक कंपनी ए है, बहुत बड़ी कंपनी है, किसी एक स्टाफ को उन्होंने ट्रांसफर किया, मतलब कि अगर वो वहां से बरेली से शाहजहांपुर चला गया मान लेते हैं, तो बरेली में भी वो क्लर्क था और वो शाहजहांपुर में भी गया तो क्लर्क ही रहा। मतलब उसकी जो जॉब अथॉरिटी थी, जो उसका जॉब का डेजिग्नेशन था, जो उसकी जॉब पोजीशन थी, वो चेंज नहीं हुई। ट्रांसफर में क्या है, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, बट उसकी अथॉरिटीज चेंज नहीं हो रही। लेकिन प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर जॉब पोजीशन। देखो एक जॉब पोजीशन से अनदर जॉब पोजीशन पे उसको शिफ्ट कर रहे हैं विद हायर अथॉरिटी, विद हायर अथॉरिटी। जैसे कि मान लो आपने कई बार सुना होगा ना कि पहले क्या थे, क्लर्क थे, अब अकाउंटेंट हो गए, अभी सब इंस्पेक्टर थे, अब इंस्पेक्टर बन गए, अब डीआईजी बन गए, अब एसपी बन गए, तो प्रमोशन होता चला गया वहां पे, है ना। आप पहले जब आप नौकरी करने जाओगे तो आप असिस्टेंट मैनेजर होगे, फिर मैनेजर बन जाओगे, है ना, फिर जनरल मैनेजर बन जाओगे, तो वो सब क्या है, आपकी अथॉरिटी भी बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। जैसे कि देखो दोनों का फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ट्रांसफर में क्या था, ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। भाई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पहुंच गया, या फिर एक कंपनी से दूसरे कंपनी, या सॉरी एक ही कंपनी में एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पहुंच गया, वो तो ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या देखो, प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट पोस्ट। मान लो किसी क्लर्क का प्रमोशन हो गया अकाउंटेंट की पोस्ट पे, तो वो हो गया हमारा क्या, प्रमोशन। चल नेक्स्ट, अब हम देखो, मैंने इंटरनल सोर्स तो समझ लिया। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या था कि फिलिंग द जॉब वैकेंसीज बाय एग्जिस्टिंग स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और 2 मेथड थे, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ठीक, अब देखो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है,
व्हेन द कैंडिडेट, जब कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड बाय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन, व्हेन द कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द आउटसाइड, जब कैंडिडेट इनवाइट होते हैं आउटसाइडर से, आउटसाइड मतलब बाहर से कैंडिडेट को हम इनवाइट करते हैं कि आइए और हमारे यहाँ वैकेंसीज के लिए आप एप्लीकेशन दे, when the candidate from outside of organization are invited to fill the vacant job position is known as external recruitment। अब आप देखो इसके कुछ फायदे क्या हैं, इसके कुछ फायदे क्या हैं भाई, जाहिर सी बात है आपको फ्रेश टैलेंट मिलेगा, आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा होंगी भाई, जाहिर सी बात है बाहर से एप्लीकेशन 100 लोगों की आई तो भैया मुझे कितने लोग चाहिए नौकरी पे, 10 लोग चाहिए, मेरे पास कितने लोग हैं, 100 फॉर्म्स हैं, मैं 100 लोगों में से सिर्फ 10 जो बेस्ट आउट ऑफ 100 होंगे मैं उनमें से बेस्ट 10 निकालूंगा, उनको ही नौकरी दूंगा, वाइडर चॉइस, क्वालिफाइड पर्सन, जाहिर सी बात है जो बेस्ट 10 क्वालिफाइड पर्सन होंगे उनको ही नौकरी मिलेगी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वो जो इंसान काम करने के लिए आएगा उसके अंदर कॉम्पिटिटिव बिहेवियर होगा, जो लोग नौकरी कर रहे होंगे उनसे भी और जो लोग 10-100 लोग होंगे उसे लगेगा कि मैं इन सब में सबसे अच्छा काम करके दिखाऊंगा, तो उसके अंदर कॉम्पिटिटिव बिहेवियर भी होगा वो। नेक्स्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, मैंने पहले बताया था आपके लिए, जो ये इंटरनल का क्या था, ये इंटरनल के ड्रॉबैक्स थे, जो इसके एडवांटेजेस है देखा जाए तो देखो जो बंदा बाहर से आएगा वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जानता होगा हर चीज, वो हर चीज जानता होगा कि मोबाइल फोन कैसे यूज करना है, टैली ERP9 कैसे यूज करना है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज करने हैं, लैपटॉप्स कैसे यूज करने हैं, कंप्यूटर कैसे यूज करने हैं, ईमेल्स कैसे बनाने हैं। अब कोई पुराना इंसान होगा जो नौकरी पहले से कर रहा है हमारे यहाँ, उसे क्या, उसे पता ही नहीं ईमेल क्या होता है, तो ये चीजें हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, फ्रेश टैलेंट मिलता है। नेक्स्ट, इसका ड्रॉबैक क्या है, सिंपल सी बात है, देखो भाई आप अगर एप्लीकेशन लोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, सिलेक्शन करोगे, इंटरव्यू लोगे, उसको जॉब ऑफर करोगे, तब तक क्या है बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो लेंदर प्रोसेस, इट इज अ लेंदी प्रोसेस, कॉस्ट एक्सपेंसिव, जाहिर सी बात है पैसा ज्यादा खर्च होगा, क्यों, क्योंकि आप देखो क्या एडवर्टाइजमेंट दोगे, आप एडवर्टाइजमेंट दोगे, न्यूज़पेपर में दोगे, नेट पे दोगे, आप एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से बोलोगे, आप कैंपस रिक्रूटमेंट करोगे, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं ज्यादा खर्च होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोगे जिसको आपने रखा है नौकरी पे, तो उन सब चीजों में पैसा खर्च होगा। नेक्स्ट, डिक्रीजेस द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, जाहिर सी बात है भाई, अब सोचो आपने बाहर से लोगों को हायर करके उसको मैनेजर बना दिया, तो जो लोग ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ वर्किंग है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या लगेगा, अरे यार कितनी भी मेहनत कर लो हम लोगों को तो देते नहीं प्रमोशन, बाहर से लाके प्रमोशन दे दिया, या बाहर से लाके उसको नौकरी दे दी, यार हमसे कहते हम इससे भी अच्छा करके दिखाते, हम पहले से काम कर रहे हैं हमें प्रमोशन नहीं दिया। कई बार आपने ये सब सुना होगा ना, ये तो बहुत म्यूचुअल है, तो क्या है उन लोगों का मोरल डिक्रीज होगा, उन लोगों का मोरल डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, मोटिवेट नहीं होंगे वो। नेक्स्ट, अब देखो मेथड्स क्या हैं रिक्रूटमेंट के, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मेथड क्या हैं, देखो इंटरनल के क्या थे, 2 इंटरनल रिक्रूटमेंट के 2 मेथड थे, ट्रेनिंग कह रहा हूं, प्रमोशन और ट्रांसफर, इसके कितने हैं देखो कई बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि आपने अपने गेट पर कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे आपने एक वो लगा दिया कि वैकेंसीज आर ओपन, या मान लो कि हमारे यहाँ हायरिंग है, वी आर हायरिंग, फलाना जॉब पोजीशन पे हम लोग हायर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कि आपने कंपनी के गेट पे ही एक नोटिस बोर्ड पे जो है वो पर्चा लगा दिया और फिर लोग आके आपके यहाँ से फटाफट अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर मतलब होता है जैसे मान लेते हैं कि मैं 2010 में मैंने रिक्रूटमेंट किया, मान लेते हैं 2023 ले लेते हैं, इस साल मैंने रिक्रूटमेंट किया, तो मेरे पास 100 वैकेंसीज के लिए 100 फॉर्म्स आए थे, अब 100 लोगों में मैंने 10 लोगों को चूज कर लिया, तो बचे हुए 90 फॉर्म्स तो मेरे पास रखे हुए हैं। अब मान लो 2024 में मुझे नए दोबारा से फिर से रिक्रूट करने, तो मैं क्या करूंगा, जो 90 फॉर्म पिछले साल बच गए थे उन लोगों को क्या कॉल करूंगा कि भैया एक काम करिए, आपने पिछले साल हमारे यहाँ अप्लाई किया था, हाँ तो भैया एक काम करो, हम आप मेरे यहाँ आ जाओ और दोबारा से टेस्ट दे दो, हम आपको नौकरी पे रख लेंगे। तो क्या है, जो प्रीवियस पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म है, समझना, जो प्रीवियस पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स थे फ्रॉम प्रीवियस जॉब पोजीशंस या वैकेंसीज, उनमें से ही किसी को कॉल करना, दैट इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। एडवर्टाइजमेंट पता ही है आपको, मैगजीन्स में देना, न्यूज़पेपर में देना, कई बार आपने देखा न्यूज़पेपर में देखो करियर कॉलम अलग से होता है, वेब पे देना, सरकारी नौकरी.com, बहुत से लोग देखो लिंक्डइन पे देते हैं, वी आर हायरिंग, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, देखो शहर में बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं, बहुत से लोग जो नौकरी देते हैं विद इन द इंडिया और आउटसाइड द इंडिया या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड,
ठीक है ना। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। ये क्या होते हैं, ये आपको अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी क्वालिफिकेशन या आपके स्किल्स के हिसाब से आपको नौकरी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बदले आपसे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज करते हैं आपसे रुपीज, ठीक। नेक्स्ट, प्लेसमेंट इन कॉलेज या फिर आप कह लो कैंपस रिक्रूटमेंट। हर बच्चा जानता है, आप MBA करोगे, BBA करोगे, BCom करोगे, कहीं भी हर जो बच्चा जो कॉलेज में पढ़ रहा है इस समय, सबको पता है कि भाई प्लेसमेंट क्या होता है। आप सबने देखा होगा, कई बार आप अखबार देखते हो, इसका प्लेसमेंट हो गया, उसका कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया। ये आपके बड़े भाई बहन होंगे कॉलेज में, आपने सुना होगा आज मेरे यहाँ कंपनी आ रही है प्लेसमेंट के लिए, या कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए मेरे यहाँ कंपनी आ रही है। तो वही हम कहते हैं भाई बड़ी बड़ी कंपनीज कॉलेजेस में जाते हैं और बच्चों को वहां पे क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, वहां से बच्चों को छांटते हैं कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा बच्चा है जो मेरे यहाँ वैकेंट जॉब पोजीशंस को फिल कर सकता है विद रिक्वायर्ड स्किल्स, जो भी जरूरत है उस वैकेंसी के लिए, ठीक। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारे देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनको आप ठेकेदार बोलते हो, उनके पास बेसिकली यहाँ पे तो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स के लिए होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जिनके पास बहुत सारे लोगों के ना मतलब रिज्यूमे वगैरह पड़ा होता है। जैसे ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, वैसा ही लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी है कि वो लोग जगह जगह पे लेबर सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट पे आपने पोर्टल पे डाल दिया, जैसे naukri.com कि भाई हमारे यहाँ इतनी फलाना कंपनी है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब वैकेंसीज ओपन है, ठीक। नेक्स्ट, ये चलो समझ में आ गया। इसको देखो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, 1 से 2 वर्ड में ही लिखना है आपको, ठीक है, अच्छे से समझ लेना है ये फिलहाल। नेक्स्ट, अब देखो रिक्रूटमेंट तो हमने समझ लिया, 2 तरह का था, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट, सिलेक्शन क्या होता है ये समझो। सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज, सिलेक्शन डिफाइन कर रहा है किसको, डिस्कवरिंग। अब हम देखो रिक्रूटमेंट में आपने बहुत सारे लोगों को अपने यहाँ क्या कर लिया, एप्लीकेशंस आपने ले लिया, सबको बुला लिया आपने। अब आप यहाँ पे डिस्कवर करोगे, डिस्कवर मतलब उनमें से फाइंड आउट करोगे द मोस्ट प्रोमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल, जो सबसे ज्यादा सुटेबल और प्रोमिसिंग मतलब क्वालिफाइड पर्सन होगा आउट ऑफ ऑल दोज हु अप्लाइड, जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ उनमें से द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे मान लो मेरे यहाँ 100 फॉर्म्स थे, 100 लोगों में से 10 लोगों को ही तो मिलेगा सिलेक्शन, समझ गए। तो क्या है, ये क्या था, ये रिक्रूटमेंट है, और ये क्या है, ये सिलेक्शन है, ये रिक्रूटमेंट ये सिलेक्शन है। तो क्या देखो, आउट ऑफ 100 पीपल्स वी फाइंडेड द 10 मोस्ट सुटेबल पर्सन टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस एज एंड्स विद रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जाहिर सिलेक्शन कब स्टार्ट होता है, जब आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव प्रोसेस। मैंने पहले ही आपको बताया था रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है और सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे रिजेक्ट करते हो, आप यहाँ पे रिजेक्ट करते हो आउट ऑफ ऑल अवेलेबल क्या बोलते हैं फॉर्म्स, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं आपके पास। क्यों? 100 लोग हैं, 10 को मिलने वाली नौकरी, बच्चे में 90 लोग को रिजेक्ट करोगे नहीं करोगे, तो ये नेगेटिव है। नेक्स्ट, ये क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट को स्क्रीन करना, स्क्रीन करने मतलब उनको देखना, उनको समझना, उनके पोटेंशियल को निकालना, उनके स्किल्स को पता लगाना। स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट आउट ऑफ ऑल अवेलेबल कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट है उन सब में से बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन। नेक्स्ट, अब देखो सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, तो अच्छे से देख लेना। तो देखो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, काफी लेंथी प्रोसेस है, समझना एक बार। देखो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है शुरुआती दौर में, जैसे मान लो आपके पास 100 फॉर्म्स हैं, तो अभी आप देखोगे पहले इन 100 फॉर्म्स में कि भाई मुझे तो MBA वाला बंदा चाहिए था, मुझे MBA वाला, तो आप देखोगे कि ये जो 100 फॉर्म्स है मेरे पास, इनमें से MBA वाले कितने हैं। तो मान लो उन 100 फॉर्म्स में से 50 लोग कितने होंगे, MBA वाले होंगे, तो आप बच्चे में 50 को हटा दोगे, सिर्फ 50 को रखोगे, उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। मतलब क्वालिफाइड पर्सन है जो हमारे वैकेंसी के लिए जरूरी, जो क्वालिफिकेशन हमारे वैकेंसी के लिए चाहिए था, जो हमारे जॉब पोजीशन के लिए चाहिए थे, जो वैकेंसी, लाइक हमें मैनेजर चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैनेजर चाहिए था, तो भाई मैनेजर कौन है, MBA वाला बंदा, तो हम MBA वाले को ही लेंगे, तो उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। नेक्स्ट, सिलेक्शन टेस्ट। अब भाई सिलेक्शन टेस्ट होगा, टेस्ट कैसे, जैसे कि रिटन टेस्ट हो गया, आपका IQ इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका वे ऑफ बिहेवियर कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपका ग्रामर कैसा है, आप लोगों से कैसे बातें करते हो, ग्रुप आपका एक तरीके से मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप एक्टिविटी में आपको रखा जाएगा, आपको केस स्टडीज कराई जाएंगी। तो इन सब चीजों से होता है आपका क्या,
सिलेक्शन टेस्ट। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इसके बाद हो क्या है, टू फाइंड आउट द स्पेशलाइज्ड कैंडिडेट ऑफ देयर फील्ड्स। मतलब कि जिन लोगों का आपने अभी सिलेक्शन टेस्ट किया था उनको क्या करना, उनमें से बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फाइंड आउट करना जो कि मेरे वैकेंसीज को फिल कर सकता है, जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होगा। स्पेशलाइज्ड मतलब, स्पेशलाइज्ड का मतलब जो सबसे बढ़िया MBA वाला बंदा होगा, जो सबसे अच्छी मार्केटिंग कर लेता होगा, जो सबसे अच्छी मैनेजमेंट कर चुका होगा ऑलरेडी। नेक्स्ट रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। इस पॉइंट को समझना, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस का मतलब होता है जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने सिफारिश वगैरह की हो, ये बंदा पहले कहाँ काम करता था, इसके घर वाले क्या करते हैं, ये किस फैमिली से आया है, इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इसका प्रीवियस जॉब जहाँ ये काम करता था वहाँ पे इसका बिहेवियर कैसा था, वहाँ पता लगाना। तो मतलब उसका वे ऑफ बिहेवियर, कोड ऑफ कंडक्ट, उसका नेचर, ये सब पता लगाना क्या होता है एक तरीके से रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, एक तरीके से पर्सनल कैरेक्टर चेक होता है ये। नेक्स्ट सिलेक्शन डिसीजन। अब मान लो कि आपको 10 ही लोग चाहिए थे इनमें से, लेकिन 100 लोगों में से आपने 50 निकाले MBA वाले। अब उन 50 लोगों में 20 लोग जो थे वो ऑल द बेस्ट सबसे बढ़िया इंसान थे, लेकिन हमें चाहिए कितने, 10। तो भैया अब मुझे उनमें से क्या करना है, 10 लोग चाहिए थे। तो मैं कहूँगा एक काम करो भाई, अब आप मेडिकल के लिए जाओ। मैं ये देखूंगा मेडिकल एग्जामिनेशन में कि इन 20 लोगों में से, क्या पता बहुत से लोग होते हैं ना, मान लो हार्ट का पेशेंट है, किसी को BP बहुत जल्दी लो हो जाता है, मान लो जैसा हमारा वर्किंग नेचर, मान लो कोई बंदा जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो प्रोडक्शन की एक्टिविटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो प्लांट में जाके अच्छे से नौकरी नहीं कर सकता। तो पहले से कंपनी पता लगाती है कि ये जो बंदा जिसे हम चूज करने वाले हैं टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये मेडिकली मतलब ये हेल्दी है या फिर नहीं है। तो 20 लोगों का क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। अब मेडिकल टेस्ट होने के बाद उनको क्या होगा, जो मान लो 20 लोगों में से कितने बचे, 10 ही बचे, और 10 ही मेरे पास वैकेंसी है, तो 10 लोग आ गए मेरे पास बेस्ट वाले, तो उनको क्या होगा, उनको होगा जॉब ऑफर। उनको क्या होगा, मैं अलॉटमेंट लेटर दूंगा कि ये लीजिए भाई मिस्टर राम, वी आर कॉर्डिनरी इन्वाइटेड यू टू फिल अप द जॉब पोजीशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस जॉब पोजीशन विद दिस सैलरी, यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम दिस डेट। आप इस डेट से ज्वाइन मेरे यहाँ कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर। नेक्स्ट एक फिर हम कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी देखो क्या होती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक टाइम ड्यूरेशन के, कि भाई आप जो हो मेरे यहाँ 1 साल 2 साल 5 साल तक काम करोगे, इस दौरान अगर आप नौकरी छोड़ के गए तो आपको ये पेनल्टी देनी होगी। या एम्प्लॉय कहता है नहीं भाई अगर आपने मुझे नौकरी से हटाया तो आपको ये पेनल्टी देनी होगी। तो इस तरह का एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है विद बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उसे हम बोलते हैं एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझना, चाहो तो वीडियो को बैक करके अच्छे से दोबारा देखना फिर से। नेक्स्ट अब समझो थर्ड लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपाइंग द एम्प्लॉय विद रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। इक्विपाइंग का मतलब होता है भरना, कि चीज को ऑक्यूपाई करना, कहते हैं ना ऑक्यूपाई कर लिया, मैंने सीट घेर रखी है, बस में बच्चे सीट घेर लेते हैं छुट्टी के टाइम पे। तो ऑक्यूपाई करना विद रिक्वायर्ड स्किल, कि भाई जिसको नौकरी दी है आपने, जिस बंदे को आपने अलॉटमेंट लेटर दिया है, अब वो इंसान काम करने आएगा आपके पास। तो भाई जाहिर सी बात है वो परफेक्ट तो है नहीं, ऑल्दो कि उसने सारे टेस्ट पास किए हैं, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट नहीं है। उसको हमारे यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग नेचर, एक तरीके से जो वो काम करने वाला है उस काम से जुड़ी हुई जो बेसिक नॉलेज होती है, वो सारी चीजें कहाँ मिलती हैं उसको, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। तो ट्रेनिंग में उसको नॉलेज मिलती है, डेवलपमेंट में उसका ओवरऑल ग्रोथ देखा जाता है। तो कह रहा है ट्रेनिंग मीन्स एक्यूपाइंग, उसको एक्यूपाई करना, उसको बताना, समझाना, द एम्प्लॉय, उस एम्प्लॉय को समझाना विद रिक्वायर्ड स्किल, कि वो रिक्वायर्ड स्किल जो वो जॉब परफॉर्म करने वाला है, उस जॉब से रिलेटेड जो रिक्वायर्ड स्किल। जैसे मान लो कि मैं ये बोर्ड चलाने वाला था, मैं टीचर हूं, तो मेरे यहाँ कोई नया बंदा आएगा फिजिक्स का टीचर, तो मैं उसको बताऊंगा कि सर देखो ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है सर, ये एक स्मार्ट बोर्ड है, इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हो, इस पे देखो आप ये अलग अलग फंक्शंस हैं। तो ये जो मैं सिखा रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन सिखा रहा हूँ, तो डेवलपमेंट हो गया कि हाउ टू कंडक्ट विद स्टूडेंट, वो हो गया किसमें, डेवलपमेंट का पार्ट है। ट्रेनिंग में मैं उसको ये सब चीजें सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको ये स्मार्ट बोर्ड इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट ट्रेनिंग फोकसेस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट लाइक पर्सनैलिटी, रिक्वायर्ड स्किल्स फॉर द जॉब, जो जॉब कर रहा है उसके हिसाब से रिक्वायर्ड स्किल्स या ओवरऑल डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट अपने आप में वाइडर कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट जो है अपने आप में कैसा कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखना, वाइडर कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट क्या है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट नीड फॉर
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब भाई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती क्यों है? जाहिर सी बात है भाई, क्यों? रिड्यूसेस द लर्निंग टाइम, जिससे कि वो इंसान फटाफट चीजों को सीख जाए। अब पता चला आप काम करने बैठ गए, आप कह रहे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये बोर्ड कैसे इस्तेमाल होगा, बच्चे पढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, अब मुझे सर को बोर्ड चलाने के लिए आता ही नहीं है। तो कहने के लर्निंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट, एटीट्यूड फॉर्मेशन, एक अच्छा आपका हेल्दियर एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है कि आप मोटिवेटेड रहते हो। नेक्स्ट, मैनेजिंग मैन पावर नीड्स, मैन पावर नीड को मैनेज करने के लिए। हेल्प टू अडॉप्ट द चेंजेस, हेल्प टू अडॉप्ट द चेंजेस, हेल्प टू अडॉप्ट द चेंजेस, जिससे कि आप चेंजेस को आसानी से अडॉप्ट कर सको। ठीक, नेक्स्ट, अब देखेंगे कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होती है। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, दो तरह के मेथड थे, जैसे तो वहां भी देखो दो थे ना, ऑन, ठीक है, यहाँ भी दो हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, लेकिन हमारे सिलेबस में ऑफ द जॉब में सिर्फ एक ही आएगा। तो ऑन द जॉब में ये चार हैं। देखो ऑन द जॉब मतलब क्या, नौकरी करते हुए, वाइल परफॉर्मिंग द टास्क, सॉरी वाइल परफॉर्मिंग द जॉब, जिस तरह की ट्रेनिंग आपको दी जाती है उससे हम क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। मतलब आप नौकरी भी करोगे, साथ में आपकी ट्रेनिंग भी चल रही होगी। जैसे कि मान लो 6 घंटे की नौकरी है आपकी, या 10 घंटे की आपकी नौकरी है, 10 घंटे में 2 घंटे ट्रेनिंग के और बचे हुए 8 घंटे आपकी जॉब के लिए। ठीक है, तो ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। मतलब वाइल परफॉर्मिंग योर जॉब और आपको ड्यूटी, जो ट्रेनिंग आपको मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। पहले देखो अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप आपने कई बार सुना, कहते हैं ना कि भैया ये बंदा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रहा है। कई बार देखो फिजिकल, जो जैसे मान लो ITI के लड़के होते हैं, GTI के होते हैं, BTech के बच्चे होते हैं, जो फैक्ट्रीज में जाके अप्रेंटिसशिप काम को सीखते हैं। जैसे नर्सिंग है, कोई नर्सिंग में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो हॉस्पिटल्स में जाके चीज़ों को सीखते हैं, मतलब 2 घंटे 4 घंटे या 8 घंटे वहाँ पे जाके सीखते हैं और फिर कॉलेज में आके उस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, थ्योरी। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप, कि आप वहाँ पे जाके चीज़ों को सीख रहे हो। नेक्स्ट, कोचिंग, भाई इनको कोचिंग दी जाती है। जैसे कि मान लो आपकी नौकरी जब खत्म हो गई, जैसे मान लो आपका डे ऑफ हो गया, उसके बाद आपको 2 घंटे के लिए सेमिनार हॉल में बुलाया गया और फिर आपको चीज़ें बताई गई कि देखो आपको ये काम ऐसे करना है, इस चीज़ को ऐसे करना है, सेल्स में आपको इस तरह की चीज़ें करनी है, प्रोडक्शन में आपको ऐसे वर्क करना है, मैनेजमेंट में आपको ऐसे वर्क करना है, फाइनेंस में आपको ऐसे काम करना है। तो उसे हम बोलते हैं कोचिंग, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट बताना क्लासेस के अंदर ले जाके। ठीक है, नेक्स्ट, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप आपने कई बार सुना होगा ना कि बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं वो अपने बच्चों को कंपनीज में भेजते हैं, किसके लिए, इंटर्नशिप के लिए, कि आप हमारे बच्चों को 3 महीने या 6 महीने या 1 साल की क्या होती है, इंटर्नशिप। लाइक जैसे मान लो आप तो कॉमर्स वाले हो, जैसे कि आप जो है आर्टिकलशिप करोगे, जब आप CA करोगे तो CA में जब फाउंडेशन के बाद जब IPCC में आप इनरोल होते हो, ठीक है, इंटर में जब आप एनरोल होते हो तो होता क्या है, वहाँ पे आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है। तो वैसा ही समझ लो, आर्टिकलशिप कह लो या फिर आप कह लो उसको इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप, एक ही चीज़ है, इंटर्नशिप ही है वो, कि आप वहाँ जाते हो, उस काम को आप सीखते हो कि मैं जो बनने वाला हूँ, मैं CA बनने वाला हूँ, तो मैं CA के वर्क नेचर को समझूंगा कि वो क्या क्या काम करता है, उन काम को कैसे करता है आपको, उसे हम बोलते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। नेक्स्ट, जॉब रोटेशन, टाइम टू टाइम जॉब रोटेशन होना। जैसे कि मान लो कि 2 लोग हैं, राम और श्याम है या मोहन है, तो एक बार राम को मोहन की जॉब पे और फिर मोहन को राम की जॉब पे, तो जॉब रोटेट कर रहे हैं, जॉब्स को रोटेट करते रहना है आपस में ही। जैसे मान लो अभी तुम क्या, राम जो है वो क्लर्क का काम कर रहा है, राम जो है वो क्लर्क का काम कर रहा है, और श्याम किसका काम कर रहा है, श्याम जो है वो ऑफिस में है, कंप्यूटर बॉय है मान लो। तो एक बार राम को कंप्यूटर बॉय बना देना और फिर श्याम को क्लर्क वाला काम दे देना, अकाउंटिंग वाला काम दे देना। तो जॉब रोटेशन करके आपको समझाना। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ द जॉब में एक ही हमारे सिलेबस में है, वो है बेस्ट बुल स्कूल। बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता ये है क्या। बेस्ट बुल स्कूल होता क्या है, बेस्ट बुल स्कूल इज अ डमी स्कूल। एक डमी स्कूल है कि बिफोर यूजिंग द ओरिजिनल मशीन्स और टेक्नोलॉजीज, बहुत ज़्यादा देखो होता क्या है, कंपनीज में जो मशीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, अब कोई नया नया बंदा गया, उसको आपने दे दिया मशीन इस्तेमाल करने के लिए, वो क्या करेगा, मशीन ख़राब कर देगा, उसको आता तो है नहीं चलाने के लिए। तो उसको वो मशीन देने से पहले हम एक डमी मशीन देते हैं कि लो भाई पहले आप इस पर सीख लो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर एयरलाइन इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ क्या होता है कि भाई ऐसा थोड़ी है कि आप आज गए, भाई मैं पायलट हूँ, लाओ हवाई जहाज दो, मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा। ऐसा नहीं होता है कि पहले आपको पायलट ट्रेनिंग दी जाती है। एक डमी प्लेन होगा, उसमें आपको वो डमी प्लेन को ऐसे ना, मतलब जैसे गेम्स खेलते हो आप, विजुअली गेम्स, आप उसको उड़ाओगे, वहाँ पे लैंड करोगे, टेक ऑफ करोगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ सिखाई जाएंगी, फिर आपको ओरिजिनल प्लेन
में दिया जाएगा आपको मौका, ठीक है। तो बेस्टपुल स्कूल क्या होता है, एक डमी मॉडल ऑफ मशीनरी यूज इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल मशीनरी आपको वहां पे सिखाया जाता है, उसको हम बोलते हैं डमी स्कूल। होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा एक और समझ लो, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है, तो देखो ट्रेनिंग का मीनिंग क्या था, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज या स्किल। भाई ट्रेनिंग क्या था, एक तरीके से स्किल्स को इंक्रीज करना, स्किल्स को इंक्रीज करना। और डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके से प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। भाई डेवलपमेंट क्या बताया था मैंने, डेवलपमेंट अपने आप में वाइडर कॉन्सेप्ट था। डेवलपमेंट कैसा कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट जो है वो वाइडर है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट कैसा है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, आप ये समझ लो, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, इट इज जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। बेसिकली ट्रेनिंग आपको क्यों दी जाती है, जिससे कि आप अपने जॉब को अच्छे से कर लो। ट्रेनिंग सिर्फ इसीलिए होती है, बट डेवलपमेंट आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है कि भाई आप अगर एक बार डेवलप हो गए, आप अगर एक बार सब चीज़ों को अच्छे से सीख गए, आपके अंदर अच्छे स्किल्स आ गए, आपके अंदर अच्छा बिहेवियर कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो गए, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। जैसे कि मान लो कहते हैं ना, मनुष्य जीवन हर रोज सीखता है इंसान, तो ये वही चीज है। डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। वो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जाहिर सी बात है, एक फिक्स टाइम के लिए होता है। आपने कई बार सुना होगा ट्रेनिंग 3 महीने या 6 महीने या 1 साल की होती है, बट डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म है। मैंने पहले बताया था, जिंदगी भर आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, लाइफ ऑफ अ पर्सन, पूरी जिंदगी। नेक्स्ट, इट इनेबल्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब बेटर। भाई ट्रेनिंग से क्या मिलता है, ट्रेनिंग में आप काम को सीखते हो। क्या सीखते हो कि भाई मुझे ये काम कैसे करना है, जैसे आप किसी भी काम को और ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा बेटर वे में आप कर सको, वो आपको कौन सिखाता है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हेल्प्स टू इंक्रीज योर रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म एनी टास्क। जो काम आप कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट जो है स्किल्स की, उसकी स्किल्स को और ज्यादा पॉलिश करता है आपको वो। और डेवलपमेंट क्या होता है, देखो डेवलपमेंट में ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय हो जाता है। इट फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल स्किल, टेक्निकल स्किल्स पे आप काम करते हैं। उसमें देखो कंसेप्चुअल, आपको वो आपके बिहेवियर को, आपके थॉट प्रोसेस, आपके एटीट्यूड, आपका IQ, आपका ब्रेन, मतलब हर चीज को वो डेवलप करेगा। कौन, डेवलपमेंट में हर चीज आ जाती है। और ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेनिंग खाली टेक्नोलॉजिकल, भाई ये बोर्ड कैसे इस्तेमाल करना है, ये ट्रेनिंग हो गया। और ओवरऑल कंडक्ट कि आपको बच्चों से कैसे बातें करनी है ना, कैसे पेरेंट्स से बात करना है, बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, वो सब किसमें आ गया, डेवलपमेंट में आ गया। नेक्स्ट भाई देखो क्या है, इट इज मेंट फॉर सुपरवाइजर और लेबर्स। लेबर और सुपरवाइजर के लिए होता है, आइए किसके लिए होता है, मैनेजर्स के लिए होता है। डेवलपमेंट मैनेजर का होता है। नेक्स्ट देखो, इसका स्कोप नैरो है, इसका स्कोप वाइडर है। जाहिर सी बात है, ये शॉर्ट टर्म है तो नैरो स्कोप होगा, वो लॉन्ग टर्म है तो वाइडर स्कोप होगा। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा सारी चीजें कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता क्या है, सिलेक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो अगर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी अगला चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे डायरेक्टिंग, उसमें मैं उन क्वेरीज को, या फिर जब हम 1 शॉट्स बनाएंगे तो वहां पे आपके उस क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।